नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जो फरवरी करंट अफेयर सीरीज है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। चौथे इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हैं। कुल्लू मनाली, गुलमर्ग, जम्मू या ऋषिकेश। उसका सही आंसर होगा गुलमर्ग। देखिए, ये जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। ठीक है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये विंटर गेम्स का आयोजन होगा। जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज कुमार सिन्हा, इनके माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। किसके माध्यम से? मनोज कुमार सिन्हा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं मनोज कुमार सिन्हा, इनके माध्यम से यहाँ पर क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2024 नेवी अभ्यास का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये आपका मिलन 2024, इसका उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने। ये नौसेना से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कोच्चि, मुंबई, चिल्का झील, विशाखापत्तनम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम। ठीक है। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश, पूर्वी तट है। ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये आपका पूर्वी तट है। पूर्वी पूर्वी तट है। और आपका सबसे गहरा ये बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है पूर्वी तट पर। और सबसे सुरक्षित बंदरगाह ये माना जाता है। डॉल्फिन नोज इसी बंदरगाह पर स्थित है। तो यहाँ पर मिलन 2024 नेवी अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने समक्का सरक्का उत्सव के लिए शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, ये पॉइंट है, इसका क्वेश्चन अभी नीचे आएगा। तो प्रधानमंत्री ने समक्का सरक्का उत्सव के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये एक जनजातीय उत्सव होता है। कहाँ का ये जनजातीय उत्सव है? इस उत्सव को क्या बोलते हैं? मेदारम जात्रा के नाम से भी इस उत्सव को जानते हैं। मेदारम जात्रा यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है और भारत में कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। देखिए, ये इस प्रकार का जो उत्सव है, जनजातीय उत्सव, ये काफ़ी पुराना है। काकतीय वंश आपने पढ़ा हुआ इतिहास में। काकतीय वंश के विरोध में जब सूखा पड़ रहा था तो उन शासकों के विरोध में मार बेटी ने आंदोलन चलाया था। टैक्स ना देने का आंदोलन, कर ना देने का आंदोलन। तभी से ये उत्सव मनाया जा रहा है। किस वंश के विरोध में? काकतीय वंश के शासकों के विरोध में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। क्योंकि माँ और बेटी ने सूखा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, टैक्स के विरुद्ध आंदोलन चलाया चलाया था। तो उस वजह से तभी से मनाया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? समक्का सरक्का उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आप बताएंगे किस राज्य से है और कौन सी जनजाति इसमें शामिल रहती है। तो ये राज्य है आपका तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। और इसमें जनजाति कौन सी रहती है जो इस काम को इस उत्सव में शामिल होते हैं? तो ये आपके चैंचू जनजाति होती है। चैंचू आपने सुनी होगी। ये जनजाति यहाँ पर रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ का मेयर नियुक्त किया गया है? तो ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेयर नियुक्त किया है। तो किस अनुच्छेद का विशेष शक्तियों का प्रयोग किया है सुप्रीम कोर्ट ने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, अब देख लीजिए। 140, 42, 324, 365। इसका सही आंसर है 142। कौन सा आंसर है? 142 सही आंसर है। बाकी ऑप्शन में नहीं है, 140 में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से ही उसके। लेकिन इसका सही आंसर 142 है। 324 आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। 365 आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब केंद्र के निर्देशों को कोई सरकार नहीं मानती है, स्टेट गवर्नमेंट, 365 से भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। तो ये चंडीगढ़ आपको पता होगा, पंजाब और हरियाणा की जॉइंट कैपिटल है, राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 142 का जो प्रयोग किया है, ये आपको मैंने अभी बता दिया। ये इसमें इसकी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। इसको पूर्ण न्याय, ये इसको संवैधानिक अधिकार है पूर्ण न्याय करने का सुप्रीम कोर्ट को। ये एक डिक्री आदेश है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय कर सकता है, यानी किसी पद पर किसी नियुक्ति को भी किया जा सकता है।
संशोधित एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी, ये ध्यान रखना है, संशोधित नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। और यह संशोधन अंतरिक्ष नीति में किया गया है, ठीक है। 2023 के तहत जो आपकी अंतरिक्ष नीति 2023 है उसमें इसका विजन रखा गया था। तो आपका एफडीआई अब इसमें कितना होगा, 100% होगा, यानी कि 100% आपके एफडीआई अब इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में हो सकती है। अब एफडीआई के बारे में देख रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। ये स्थायी तौर पर एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भूमि में या अन्य संसाधनों में किया जा सकता है, जबकि एफपीआई में ऐसा नहीं होता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा होता है, शेयर मार्केट वगैरह में इनको लगाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि एफडीआई अंतर प्रवाह में भारत की कौन सी पोजीशन है। तो कौन सी पोजीशन है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने 8वां, 5वां, 9वां या 20वां स्थान है, ठीक है, 20वां, 20। तो सही इसका जो आंसर है वो है 8वां। दुनिया में एफडीआई अंतर प्रवाह में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, वो 8वां स्थान है। ये अंतर प्रवाह की बात है। और बहिर्प्रवाह की बात करें तो 20 यानी कि 20वां स्थान हो जाता है। तो एफडीआई में अंतर प्रवाह में भारत का 8वां स्थान है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई अमेरिका, इन देशों में होता है, पहला स्थान अमेरिका का है, लेकिन भारत 8वें स्थान पर है। एफडीआई हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। किस क्रायोजेनिक इंजन गगनयान मिशन के लिए ह्यूमरेटेड LVM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान की गई है। तो कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्रायोजेनिक, गगनयान के लिए आपको ने पढ़ा होगा गगनयान, इसके लिए कौन से इंजन का प्रयोग किया जा रहा है, ये आप देखिए। इसका सही आंसर क्या होगा, C-15, C-16, 19, 20। इसका सही आंसर है CE यानी क्रायोजेनिक इंजन 20, इसका इसमें प्रयोग किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेना जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बता देते हैं कि ये है क्या। देखिए जो ह्यूमरेटेड है, ये क्या है, इसका मतलब ये होगा LVM-3। ह्यूमरेटेड का मतलब है जब कोई मिशन सुरक्षित इंसानों को उतार सकता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को ह्यूमरेटेड LVM-3 इसको बोलते हैं। आगे और इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं बता देता हूँ। ये लिखा ह्यूमरेटेड का तात्पर्य उस प्रणाली रेटिंग से है, किस रेटिंग से है, जो मनुष्यों को सुरक्षित ले जाने में सक्षम है, तो उसको ह्यूमरेटेड बोलते हैं। और ह्यूमरेटेड LVM-3 के बारे में, इसमें 3 चरणों वाला इसमें 3 तरह के ईंधन है। कौन कौन से, ठोस चरण ईंधन होगा, तरल का और आपका क्रायोजेनिक चरण। इसमें 3 चरण याद रखना है, ठोस, तरल और क्रायोजेनिक चरण। गगनयान के बारे में भी और देख लेते हैं। गगनयान क्या है, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान है, पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान है, ध्यान रखना है गगनयान का। इसका लक्ष्य है 3 सदस्यों के दल को सुरक्षित उतारना, और यह 400 किलोमीटर के निम्न कक्षा की जो श्रेणी है वहाँ पर ये उतारेगा। और इस प्रकार भारत चौथा देश बन जाएगा अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस कार्य को करने वाला। प्रश्न है एफआरपी किसके द्वारा दिया जाता है। तो एफआरपी किसके द्वारा दिया जाएगा, एफआरपी किसके लिए दिए जाते हैं, ये भी किसके द्वारा दिया जाता है ये बताएंगे। किसके लिए दिया जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन है गेहूं, चावल, गन्ना, मसूर। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका गन्ना। एफआरपी जो उचित लाभकारी मूल्य होता है, एफआरपी दिया जाता है गन्ने के लिए। आपने एमएसपी पढ़ा होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। वो कितनी वस्तुओं के लिए जाता है, 23 के लिए दिया जाता है, 23 वस्तुओं के लिए दिया जाता है। जब 23 में जो 23वां होता है वो गन्ना ही होता है। तो 22 + 1 यानी कि ये आपका गन्ना होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये किसकी सिफारिश पर होता है, ये आपका CACP की सिफारिश पर होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है आपका CACP, उसकी सिफारिश पर ये कीमतें तय की जाती हैं। और फाइनल डिसीजन किसका होता है, तो फाइनल डिसीजन रहता है आपका आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। इसका फाइनल डिसीजन लिया जाता है और कीमतें तय कर दी जाती हैं फसल बोने से पहले। तो एफआरपी गन्ने के लिए दिया जाता है, यह केंद्र सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है। और इसका आधार होता है कि गन्ने से जो चीनी बनती है उसका परसेंटेज कितना है। तो इस बार जो परसेंटेज इन्होंने बनाया है तो वो 10.25 करके है, जिसमें 340 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का रेट देंगे, ठीक है। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख लेते हैं। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिसका मिल मालिकों के द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करना होता है, ठीक है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा होती है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम
जो आपका 1955 में जारी हुआ था, लेकिन निर्देशित किससे है? 1966 के नियम के द्वारा शासित है। अधिनियम 1955 है आवश्यक वस्तु अधिनियम, लेकिन ये 1966 द्वारा गन्ना नियंत्रण आदेश है 1966, उसके द्वारा ये शासित होता है। उत्पादन लागत के आधार पर इसकी कीमतें तय की जाती हैं। किसके द्वारा? कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर। ये मैंने आपको बता दिया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसका निर्णय लेती है। एफआरपी रखा गया है 2। एफआरपी कितना रखा गया है? 10.25%। अगर चीनी रिकवरी होती है तो 340 रुपये प्रति कुंटल की दर से कीमतें दी जाएंगी। देश की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है उसको क्या नाम दिया गया है? सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है T20, T40, T50, T90। उसका सही आंसर होगा T50। ध्यान रखना, T50 सबसे इसका आंसर है। सब देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। T90 आप जानते होंगे, ये एक टैंक है जो तमिलनाडु में इसको बनाया गया था। ये भीष्म टैंक भी इसको बोलते हो T90। लेकिन T50 क्या है आपका? ये टनल है। ये सबसे लंबी रेल सुरंग है जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में और भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसे T50 कहा जाता है। इस टनल की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ लेना। 12.77 किलोमीटर। राइट्स डिनाइड रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी की जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राइट्स डिनाइड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, WTO। तो उसका सही आंसर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। राइट्स डिनाइड जो बच्चों से संबंधित ये संस्था है, और ये ध्यान रखना है आपको, इसकी स्थापना जो हुई थी 1946 में हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना, इसी के माध्यम से राइट्स डिनाइड रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, इस प्रकार की रिपोर्ट एग्जाम में आ जाती हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। 1946 में मैंने आपको बताया बाल आपातकालीन से कोष के रूप में इसकी स्थापना की गई। लेकिन जो इसका नाम यूनिसेफ है वो कब रखा गया? 1953 में। इसका नाम यूनिसेफ 1953 में इसका नाम आया, और इसका नाम मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया था। ठीक है, 1953 में। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि किस देश के हैं? तो ग्रीस के हैं। मुख्य अतिथि किस देश के हैं? ग्रीस। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीस। ये एक यूरोपीय देश है, आपको पता होगा। ग्रीस यूरोपियन कंट्री है, और ये डायलॉग्स हर आपके प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं, और किसी देश को मुख्य अतिथि बनाया जाता है। जैसे पिछली बार किसको बनाया गया था? जर्मनी को बनाया गया था। इस बार ग्रीस को मुख्य अतिथि के तौर पर इसको रखा गया है। और आपका ये भी चर्चा में है आपका जापान, जर्मनी, क्योंकि जापान ने क्या किया है? जापान की जो अर्थव्यवस्था थी वो तीसरे नंबर पर थी, लेकिन अब वो कौन से नंबर पर आ गई है? जापान की अर्थव्यवस्था वो अब चौथे नंबर पर आ गई है। तीसरे नंबर पर कौन आ गया है? वो जर्मनी आ गया है। तो दुनिया की जो 5 अर्थव्यवस्था हैं इनमें भी हेरफेर हुआ है। तो अब आपका अमेरिका, चीन, और ये जर्मनी, जापान और भारत, इस तरीके का क्रम अब बन चुका है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं USA, चीन, फिर अब क्या हो गया? अब हो गया तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर जापान, पांचवें स्थान पर भारत। इस तरह की व्यवस्था अर्थव्यवस्था में। तो रायसीना डायलॉग के मामले में जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ये होगा ग्रीस। इसकी व्याख्या भी है, इसकी और भी बता देते हैं क्या चीज़ें। ये बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है? ग्रीस है। इसके जल निकाय की बात करें तो पूर्व में एजियन सागर है। इस देश के पूर्व में एजियन सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, और पश्चिम में आयोनियन सागर है। ठीक है, ये आपका भौगोलिक स्थिति है, देख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन शिक्षा मंत्री ने कहाँ पर किया है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन, इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो उसका सही आंसर है उड़ीसा। कौन सा आंसर है? उड़ीसा। उड़ीसा में ये शिक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। उड़ीसा में एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम आजकल पूरे देश में चलाए जा रहे हैं, उससे संबंधित है। उड़ीसा का संबलपुर में किया गया है। अब पीएम स्वनिधि आप जानते होंगे। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पीएम स्वनिधि आपको पता होगा, जो रेहड़ी वाले हैं, ठेली वाले हैं,
इनके लिए मोदी सरकार ने 2020 में योजना चलाई थी, ये पीएम स्वनिधि, कि उनको छोटी छोटी धनराशि मिलती है, 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, ये अपना काम कर सकें, तो उन्हीं लाभार्थियों को उसका लाभ मिलेगा। और ये उड़ीसा के संबलपुर में इस योजना को चलाया जा रहा है, उड़ीसा के संबलपुर में, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमिता। आगे स्मिशिंग क्या है? स्मिशिंग क्या है? तो एक रैनसम वायरस है, या ये एक कीट बच्ची है, मछली है जो अमेरिका से लाई गई है, या ये एक चना की प्रजाति है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? तो उसका सही आंसर क्या है? आजकल ये चर्चा में है, ये एक रैनसम वायरस है जो डिजिटल धोखाधड़ी करता है। आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आ सकता है और ये बोला जा सकता है आप इसको क्लिक करें तो आपको कोई लाभ या कोई प्रकार के लालच दिया जा सकता है, तो उसको क्लिक करने से वो आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार के मैसेज से बचना है। वो धोखाधड़ी वाले मैसेज होते हैं, बैंक की तरफ से इस प्रकार के मैसेज नहीं आते। इसको स्मिशिंग कहा गया है, ठीक है, स्मिशिंग कहा गया है इसको। लोकसभा के मामले में विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, विशेषाधिकार समिति होती है जो संसद सदस्यों की सुरक्षा के लिए होती है। तो लोकसभा के मामले में इसमें कितने सदस्य होते हैं? उसका सही आंसर है आपका 15। लोकसभा के मामले में होते हैं 15 सदस्य, ठीक है। और राज्यसभा के मामले में कितने होते हैं? अगर राज्यसभा का मैटर है तो 10 सदस्य होते हैं। तो ये याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग है। तो राज्यसभा के मामले में अगर कमेटी बनती है तो वो 10 सदस्यों की बनेगी, लोकसभा में 15 सदस्यों की बनेगी। संसदीय विशेषाधिकार होता है, तो ये विशेषाधिकार सांसदों को मिलते हैं और गैर सांसदों को ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। आपने आरोग्य परीक्षा में भी देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्या महान्यायवादी को, जो अटॉर्नी जनरल होता है, उसको विशेषाधिकार मिलते हैं? तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो वो विशेषाधिकार में नहीं आता। हालांकि वो संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो विशेषाधिकार में नहीं आते। ये आपने पढ़ा होगा और पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। इसमें लिखा हुआ है, संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता के अधिकार की गरिमा की रक्षा करना है। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार आएगा और 194 में कौन सा आएगा? ये राज्य का आएगा। राज्य विधानसभाएं 194 में आती है और 105 में कौन सी आती हैं? आपको याद रखना है कि संसद, यानी कि संसद 105 में, संसद 105 में आएगा। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये आपको बता दिया। 105, 194, 105 संसद, 194 विधानसभा। विधानमंडलों के सदस्यों और उनके सदस्यों, यानी कि विधानसभा के सदस्यों, समितियों, शक्ति उच्चाधिकार उन्मुक्तियों से संबंधित है। इस समिति में मैंने आपको बता दिया, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में उपसभापति, ध्यान रखना है, राज्यसभा में उपसभापति विशेषाधिकार समिति का प्रमुख होता है। राज्यसभा में उपसभापति, ना कि सभापति, क्योंकि सभापति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उसका सदस्य नहीं है, तो इसलिए उपसभापति विशेषाधिकार समिति का प्रमुख वहाँ पर रहता है। आगे है ग्रीन एनाकोंडा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, आ जाते हैं कभी कभी इस टाइप क्वेश्चन, इसको जल्दी से देख लेते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, ये वजन और लंबाई में अगर हम इस विचार करें, दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसकी लंबाई 9 मीटर तक रहती है, वजन इसका 227 किलोग्राम तक हो सकता है। कहाँ मिलते हैं? एंडीज पर्वत के पूर्व में, दक्षिण अमेरिका के आसपास में ये मिलते हैं। इनका निवास कोलंबिया, वेनेजुएला, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन वनों में पाए जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे लंबा है, लेकिन ये जहरीला नहीं होता, कम जहरीला होता है, जहरीले सांप नहीं होते हैं। आगे चर्चा में है, परुवेता उत्सव का संबंध किस राज्य से है? परुवेता उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य से है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? नकली शिकार त्यौहार भी इसको कहते हैं। नकली, आपसे पूछे, वो आंध्र प्रदेश से है, परुवेता उत्सव, इसे नकली शिकार त्यौहार इसको कहते हैं। नरसिम्हा मंदिर में इसको मनाया जाता है, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का ये अच्छा उदाहरण है। सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि इसमें मुसलमान भी इस त्यौहार में भाग लेते हैं, तो सांप्रदायिक सद्भाव का ये एक अच्छा उदाहरण है, मुस्लिम भी इसमें भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें हैं, 40 दिनों तक मनाया जाता है इसको। और आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को ही पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का संस्करण, ये अब मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर बताया था उसमें है, ठीक है। 20 राज्यों के 1000 एथलीट इसमें भाग लेंगे। उपराज्यपाल ने इसका गुलमर्ग में उद्घाटन किया, देखिए गुलमर्ग में, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
गोवा सरकार विश्व बैंक के साथ मिलकर के एक साझेदारी से मिश्रित वित्तीय सुविधा स्थापित करेगी। यह गोवा में निम्न कार्बन जलवायु अनुकूलन पहलों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो विश्व बैंक के साथ मिलकर के कौन सा राज्य मिश्रित वित्त सुविधा प्रदान कर रही है यहाँ के यहाँ निम्न कार्बन के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए? तो गोवा सरकार। ये आपको अभी बताया मैंने। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। कुल 4 पदक जीते हैं। कहाँ जीते हैं? तेहरान में। तेहरान कहाँ है? ईरान की कैपिटल है तेहरान। यहाँ पर इनको जीता गया है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। युवा भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य आइकन बनाए गए। किसने बनाया है? इसको बनाया है चुनाव आयोग ने। किसे बनाया? शुभमन गिल। ये क्रिकेटर हैं पंजाब का, इनको राज्य आइकन बनाया गया है चुनाव के लिए। आगे है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य कार्यकारी एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर हिमालय के उत्पादों से संबंधित कमोडिटी ट्रेडिंग, कहाँ? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, ध्यान रखना है, पुष्कर धामी ने कमोडिटी ट्रेडिंग उद्यम हिमालयन बास्केट, आपसे पूछेगा हिमालयन बास्केट किसने चलाया है? उत्तराखंड ने हिमालयन बास्केट को प्रारंभ किया है। हिमालयन बास्केट को प्रारंभ। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा, एम्स का उद्घाटन किया। एम्स किसका उद्घाटन किया? एक तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन और दूसरा एम्स का उद्घाटन किया है। सही है। ये सुमन गिल आपका हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। उत्तराखंड के ये है आपका हिमालयन बास्केट किस राज्य ने स्टार्ट किया? ये भी आपका हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का उद्घाटन किया है। और डीबीएस बैंक, ध्यान रखना, डीबीएस बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। डीबीएस बैंक, इसने धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का समझौता किया है। किसके साथ? IEPFA के साथ इसने समझौता किया डीबीएस बैंक ने, कि बैंकों में धोखाधड़ी होती है उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी। इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। दुबई के अर्थव्यवस्था पर्यटन विभाग के अनुसार दुबई ने भारत और खाड़ी देशों के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के लिए बहुप्रवेश वीज़ा पेश किया, यानी कि 5 साल के लिए आपका बहुप्रवेश वीज़ा प्रारंभ किया जाएगा। आपको पता होगा इसका सबका जो उद्देश्य है वही है कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है उस अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर चलना। और इस मामले में ये जो सरकार है आपकी यूएई की सरकार है, वो भारत के साथ आगे बढ़ना चाहती है और इसीलिए 5 साल के लिए वीज़ा की जो पेशकश की गई है। और ये सारी चीज़ें जो होंगी, वीज़ा 5 साल के लिए बहुप्रवेश वीज़ा होगा, ये सारी फ्री होंगी। इसमें कोई इस प्रकार की सुविधा दी जाएंगी जिससे हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे बढ़ सके। तो आपसे पूछे बहु वीज़ा प्रवेश की अनुमति 5 साल के लिए किसने दी है? ये आपका दुबई पर्यटन विभाग ने इसकी अनुमति दी है। इस पर वो बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और एक दिन में इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आप कोई भी परीक्षा दें, उस परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अलग अलग स्रोतों से हम यहाँ ले आते हैं। तो आपको अलग अलग मैगजीन्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।